वर्तमान समय के अंतर्गत एक बहुत बड़ा प्रश्न लगातार आ रहा है, जो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और आप लोगों में से ज़्यादातर लोग, व्हेन यू आर लुकिंग एट द नोआ हरारी हु हैज रिटन, सो अभी इस समय सबसे ज़्यादा लोग बाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आप लोग जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके बीच में भी, और हम लोग टीचर्स के बीच में भी, एक हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें जो सुविधा दे रही हैं और किन किन चीज़ों के बारे में हम चिंतित हैं। तो अगर हम यहाँ आ रहे होंगे तो गूगल मैप वगैरह वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। बहुत सारा ज़िंदगी का हिस्सा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे से चल रहा है। पर जो ख़ासतौर से रिसर्च स्कॉलर्स हैं और उनके टीचर्स हैं, हम लोग जैसे, उनमें कई बार ये चिंता होती है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो जीपी चैट से सब लोग कर लेंगे। और सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच पीपल आर वरीड अबाउट दैट। इट्स इंटरेस्टिंग दैट people like Noah Harari, the writer of Sapiens, who was very influential, and many other philosophers are also worried about the fact, वो कह रहे हैं कि जीपी चैट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है। जो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके साथ रिश्ते कायम करने में समर्थ हो जाएगी। और अगर वो आपके साथ रिश्ता कायम करने में समर्थ हो गई और वो आपकी धारणाओं को बदलने में समर्थ हो गई, तो बहुत बड़े बड़े मुश्किलें आ जाएंगी, जिनमें से कि खास तौर से एक ये सवाल था कि हाउ विल दे इम्पैक्ट इलेक्शंस, फॉर इंस्टेंस दे आर टॉकिंग अबाउट द होल अमेरिकन इलेक्शंस, एंड यू नो व्हाट हैपेंड लास्ट इन अमेरिकन इलेक्शंस, दैट हाउ पीपल गेट एंटायरली इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। अभी भी ये होता रहता है कि हमसे कोई फ़ोन पे बात करता है और वो कहता है कि आप इंश्योरेंस ले लीजिए, तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, अब तो हम रिटायर हो गए, अब हमें कोई पॉइंट नहीं है। फिर देन आई कीप ऑन टॉकिंग, इमेजिनिंग कि दूसरी तरफ एक व्यक्ति है, पर वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मेरी पूरी सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं और उसके माध्यम से वो थोड़ी देर में इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, वो इंश्योरेंस कंपनी, कि अगर हम ऐसे लोगों से चर्चा कर रहे होंगे तो उनकी इस प्रकार की रियलिटी होगी और वो अपने आप को परिवर्तित कर लेंगे। सो अ वेरी नॉन ह्यूमन काइंड ऑफ एन एंगेजमेंट कैन हैपन, and the difficulties are, people are saying that this is going to be very problematic. What I am saying is that since I am thinking in the analytical mode, and also I have worked with the idea of human dignity because of my activism, मेरा अपना प्रयोग तो सभी छात्रों को पता है, जो खासतौर से मेरे छात्र हैं, कि my own use of technology is absolutely minimal. मुझे अपना ज़रा सा भी अगर कंप्यूटर इस्तेमाल करना होगा, मोबाइल भी इस्तेमाल करना होगा, तो मैं कहूँगा मानसी, मनोहर, कोई ज़रा मुझे मदद करे। So I am, but I do understand the power of technology, especially in education and also in bringing in greater equity and equality. और ये मैं कई बरसों से देख रहा हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन को सार्वजनिक बनाने के लिए टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा लाभदायक हो सकती है। कि आपके पास अच्छे टीचर्स के अच्छे लेक्चर्स अगर अवेलेबल हों, वो आप सब जनों को दे सकते हैं, जो उनके आसानी से उनके पास उपलब्ध हो सकते हैं। कुछ इंटरेक्शन भी आप कर सकते हैं, कई चिंताएं भी हैं, पर बहुत सारा हो सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई थिंक वी ऑल शुड नॉट फॉरगेट, that during the time of pandemic, we would have a large number of people would have died of loneliness. But because we were able to connect with each other, we were able to have, apart from medication and facility, the everydayness of engagement was facilitated by technology. And now within this technology, all technology is not artificial intelligence. And so we have to see that. So in my brief presentation, what I'll do is that, सबसे पहले तो I'll share with you the UNESCO document, then a brief note on ethics, morality, law and meta-ethics, जो कि आप लोगों को पता ही है। Then take the question कि जो humanoids हैं, जो देखने में इंसान जैसे लगते हैं पर वो रोबोज हैं, उनके साथ हम morality की बात कर सकते हैं या नहीं, और मशीन थिंकिंग के बारे में ethical issues क्या हो सकते हैं। And what I must say is that unlike most of the people, including Noah Harari and the others, जो कि ये सोचते हैं कि बहुत ही अंधेरे दिन आने वाले हैं, बहुत ही भयानक होने वाला है समय, I am full of hope and respect, and I don't think that it's such a terrible thing. Let me just share with you in the beginning the international document of UNESCO, which was produced last year almost, about the global standard of AI ethics in November 2 years back, 2021. और उसके बाद they recommended 4 core values for आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी, रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वहीं प्रयोग होगा जहाँ की मानवीय अधिकार होंगे। सेकेंड, लिविंग इन पीसफुल, जस्ट एंड इंटरकनेक्टेड सोसाइटीज।
जो आप देखते हैं कि बार बार ये होता है कि यहाँ पे इंटरनेट बंद कर दो, यहाँ पे ये नहीं करो. सो ऑल ऑफ दैट इज नॉट एक्सेप्टेड इन दैट. थर्ड, ensuring diversity and inclusiveness, and fourth, an environment and ecosystem where this can flourish. Now, what is artificial intelligence again? इस पूरी परिभाषा में that we have to see that how is it interpreted? It is interpreted as a system which processes data resembling intelligent behavior. So it is not intelligent behavior, but it resembles intelligent behavior. And here the whole approach is actually a human right based approach to artificial intelligence. और इसमें इन्होंने 10 चीज़ों को रेखांकित किया that these 10 things must be respected. 1, proportionality and doing no harm. Secondly, safety and security. Third, right to privacy and data protection. जो आपने देखा कि पिछले सालों में बार बार बुलाया जाता था उसको, जो फेसबुक का चीफ था, कि आपने प्राइवेसी के लॉज को हर्ट करा है. Multi-stakeholders and adaptive governance in collaboration, responsibility and accountability, transparency and explainability, human responsibility and accountability not to be displaced. कि आप ये कहें कि नहीं 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 मेरी तो गलती नहीं थी, वो तो कंप्यूटर की गलती थी. That you can't do. So the responsibility cannot be shifted to the machine or to the program. Sustainability, awareness and literacy, and fairness and non-discrimination. क्योंकि ये भी बात बार बार लोगों को डर लग रहा है कि अभी आपने अगर प्रोग्राम्स उसके अंदर डाले, पर प्रोग्राम्स डालने वाले लोगों के प्रोग्राम अगर जेंडर बायस्ड हैं, कलर बायस्ड हैं, एज बायस्ड हैं, तो वो चीज़ अपने आप में मशीन में भी वही आ जाएगी जैसे कि इंसान में है. सो विथ ऑल दीज देयर इज अ प्रोविजन फॉर एन एक्शनेबल रिसोर्स. क्योंकि आपने सिर्फ ये ब्रॉड पैरामीटर्स बना दिए, पर आप एक्शन में क्या करेंगे उसका भी डिटेल है. फॉर टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 2 methodologies are developed. One is called RAM, जिसको आप चाहे राम कहें चाहे रैम कहें, और वो राम है रेडीनेस असेसमेंट मेथडोलॉजी, एंड द अदर इज एथिकल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA. सो देयर इज राम एंड देयर इज EIA. और इनमें मेन बात ये है कि ये भी वो कह रहे हैं कि क्या एक मुल्क, इज द कंट्री प्रिपेयर्ड टू AI, हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, इसको इंटरनेशनली असेस किया जाएगा. और इंडिया उसकी रैंकिंग में 32nd है. एंड व्हाट आर दे लुकिंग एट? दे आर लुकिंग एट कि आपके पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं, दे आर लुकिंग एट आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, आपके पास लेजिस्लेशन है कि नहीं, कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, और आपकी इकोनॉमी उसको सस्टेन कर सकती है. सो ऑल द 4 थिंग्स आर लुक्ड एट वेरी सीरियसली. सो टेक्नोलॉजी में, गवर्नमेंट में और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में ये 3 पिलर्स, आपके तीनों को देखा जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तब इसके प्रयोग की बात होगी. तो ये जो है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने लगेंगे तो कोई कुछ भी कर सकता है. इट्स नॉट दैट. इंटरनेशनल लॉ इज नाउ इन प्लेस, एंड ग्लोबल फोरम फॉर एथिक्स और AI इज met last February, and this time also they must have met in February, and there is a special focus in all of that about gender equality, कि वो सबको अवेलेबल होगा कि नहीं होगा. क्योंकि अभी भी आप ये देखते हैं कि मोबाइल ख़रीदने में क्या लड़कियों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टेक्नोलॉजी में कितने डेटा, कंटेंट डेवलपमेंट में, कंटेंट फॉर्मेशन में लड़कियां हैं या नहीं हैं, उन चीज़ों के बारे में दे आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट दैट देयर शुड बी जेंडर इक्वालिटी. एंड आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस. क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि हम लोग फिलॉसफी की बातें जब करते हैं तो थ्योरेटिकल फिलॉसफी का, एथिक्स का इशू जब अप्लाइड एथिक्स में आता है तो कई बार वहाँ पर भी वो बहुत जनरल स्टेटमेंट में होता है. Unless it is actually put into a form of a law, procedures and methods of evaluation, तब तक उसका कोई फायदा नहीं. आप इधर कांट और बेंथम और ये सब कुछ भी बात करते रहें, ultimately it has to be put into implementable, actionable points, and there should be bodies to see that they are monitored. And that is what I was very impressed when I was trying to look at this question of artificial intelligence, because this is not really my area, but I was asked to do something, and I was asked to do a certain kind of a keynote address at Rajasthan University. So I thought that let me read and understand, and let me read and understand only not just presenting my view, but also looking at how the world and the international institutions are there. यहाँ पर there is a quick thing which हम सब लोग जानते हैं, वो how to distinguish between ethics, morality, law and meta ethics. ये डिपार्टमेंट के अंदर इस बात को कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर जहाँ पर मिक्स्ड ऑडियंस होता है उनको ये वाली बात याद दिलानी पड़ती है कि एथिक्स और मोरालिटी एक नहीं होती, और उनमें ये बात होती है कि लॉ, मेटा एथिक्स, इन सब पे फ़र्क होता है.
और अक्सर यहाँ पर एक जो important distinction है, that is between fact and value. And facts are described and values are recommended or forbidden. And morality concerns itself with what is considered right and wrong, virtuous or vicious. Ethics concerns itself with the standards and frameworks, and meta-ethics considered with the second order inquiry. So ethics at large as well as meta-ethics are normative, but in that sense, morality is also normative. So factually speaking, I may describe an act as a breach of promise, but then the normative question would be, is it a good idea to breach a promise or not to? And that is the kind of a discussion that what do you mean by breach? This would be the kind of discussion in meta-ethics. And so ethics extends its scope to every sphere of human existence, individual, institutional, and conceptual. And here when we are talking about artificial intelligence, we are really talking about all these things, that what does it mean for an individual, what does it mean institutionally, and what are the conceptual issues. One of the very, very fundamental issues in all of the moral discourse is freedom. और ये हम लोगों पिछले बार भी किसी बच्चे के प्रेजेंटेशन में आ रहा था कि जो डिटर्मिनिस्टिक थियोरीज हैं वो फ्रीडम को कहाँ तक ले जाती हैं, मेटाफिजिकल, साइकोलॉजिकल, ये हमको देखना पड़ेगा फ्रीडम का डिस्कशंस. नाउ अरिस्टोटल ये कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यूडेमोनिया या परफेक्शन. और वो ये कह रहे हैं कि ये आपके इंसान के एक फंक्शन से रिलेटेड है. एंड व्हाट इज द फंक्शन? Orpheus. So he is relating a particular factual information about the human being to the moral goal. Similarly, when you're looking at Immanuel Kant, he begins with man's rationality and wants to find what such an agent would do. Again, when you look at G.E. Moore, he says that we must find out how good can be analyzed. Can it be analyzed in terms of something which is non-normative? And then you have another very important philosopher, J.L. Mackie, who says that people who are having self-love and limited love for others, he wants to find ways to get people to get out of narrow self-interest. Again, we have Carol Gilligan, who talks about the emphasis and concern how to connect with oneself with the other without losing your own freedom. तो आप अपने आप को खोए बिना दूसरों से कैसे रिश्ता बना सकते हैं? दिस इज द काइंड ऑफ अ डिस्कशन विच गिलिगन इज डूइंग इन केयर एथिक्स. क्योंकि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नैंसी शॉडरोव वगैरह ये कहती हैं कि लड़कियों की ईगो बाउंड्रीज इतनी परमिएबल होती हैं कि ज़्यादातर वो यही सोचती रह जाती हैं कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, पापा की, मम्मी की, मैं एक अच्छी बहन हूँ, मैं एक अच्छी दोस्त हूँ, मैं एक अच्छी बहू हूँ. सो उनका अपना स्वत्व का क्षेत्र बहुत ही सीमित रह जाता है. तो उनकी जो ईगो बाउंड्री वो इतनी परमिएबल है that there's actually nothing left for their own personality. So there's nothing wrong with thinking about others, but the point is you should not be thinking about only others and have no space for your own development. And therefore, Shodorov and the others are talking about it. And in Carol Gilligan, again, she's saying that we need to have a certain kind of an understanding that you connect with others without losing your own freedom. So mutual care for her is important, and she thinks this is what a feminist virtue. Again, for Kant, the standard of evaluation is duty. For Stuart Mill, it is utility. For Mackie, it is the principle of rights. For Ross, it is right and good. और इन सारे डिस्कशंस के फ्रेमवर्क में हम लोग जब चर्चा करते हैं तो क्वेश्चन ये होगा कि एक्शन को देखें, कि मोटिव को देखें, कि कॉन्सिक्वेंसेस को देखें. और आप सबको पता है कि हम लोग डिओंटोलॉजिकल थ्योरी में रूल को देखते हैं और वर्च्यू एथिक्स में हम लोग फाउंडेशंस को देख रहे होते हैं और बाकी यूटिलिटेरियन ठीक है. प्लेटो की वर्च्यूज के बारे में हम लोगों ने भी थोड़े पिछले बार भी चर्चाएं की थी, टेम्परेंस, करेज, विजडम, जस्टिस. क्रिश्चियंस ने उसके अंतर्गत उन वर्च्यूज को तो माना ही, और उसके साथ ही आस्था, उम्मीद, दया, प्रेम को भी जोड़ा. भारतीय संदर्भों में भी आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं कि किस तरह से जब आप बौद्धों के बारे में चर्चा करते हैं तो करुणा, मुदिता, उपेक्षा अपने आप में केंद्रीय होती हैं और पूरा बौद्ध दर्शन एक प्रकार से नैतिकता को केंद्र में रखकर चलता है. सो द सेंट्रलिटी ऑफ एथिक्स इन बुद्धिज्म, इन सम वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑल्सो जैनिज्म, it's very, very central that their ethical theory is as fundamental as their ethics, as their metaphysics. And it is interesting that when you look at Mahatma Gandhi, he is very clear कि उनका अहिंसा का सिद्धांत एक्चुअली उनका वो जैन अनेकांतवाद से आता है, बिकॉज यू कांट बी डॉगमेटिक, क्योंकि वस्तु के इतने सारे धर्म हैं, यू कांट क्लेम दैट दिस एंड दिस अलोन इज नॉलेज, एंड देयरफॉर
ahimsa also as a moral virtue is related to the epistemic question of your ability or inability to know. The question again here is about reason and reasoning, because we are talking about artificial intelligence, and intelligence is largely related to reason and reasoning. Now, what is the reason? Reason is a capacity of inclination to have a coherent systematic understanding. Theoretical reason and practical reason किसका हम फर्क ड्रॉ करते हैं, और इनमें भी आप लोगों ने को पता ही होगा, this is just a background and I'm just reminding before we come to the discussion कि कुछ लोग ऑब्जेक्टिविस्ट हैं, कुछ सब्जेक्टिविस्ट हैं मॉरल ट्रूथ के बारे में. पॉजिटिविस्ट ये कहते हैं कि एक तरह की अपनी कहानी बता रहे होते हैं, एंड एक तरह से जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है, इट इज रिजेक्टिंग एथिक्स largely because it is saying that it is only an area of your recommendation and it's part of an emotion. हॉब्स और बाकी लोगों का एक तरह का डिस्कशन है, यूनिवर्सलिज्म रिलेटिविज्म का एक डिस्कशन है, रॉल्स के अंतर्गत एक प्रकार का कल्चरलिस्ट डिस्कशन है, फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी का भी इशू है. सो दीज आर लार्ज अमाउंट ऑफ थिंग्स. और उसमें जो जैसे मैंने कहा, आपको याद दिलाया कि आप ही बच्चों में से कोई जना पिछली बार ये डिस्कशन कर रहा था दैट कंपैटिबिलिज्म इनकंपैटिबिलिज्म को कैसे रखें, कि ह्यूमन डिटर्मिनिज्म के साथ जो कॉजल डिटर्मिनिज्म के साथ ह्यूमन फ्रीडम हो सकती है या नहीं हो सकती है, और दूसरे लोग जो कंपैटिबिलिस्ट हैं वो कहते हैं कि हो सकती है. नाउ विद इन दिस डिस्कशन द एथिकल क्वेश्चंस आर मेकिंग एक्शंस, उनके साथ कुछ चीजें वो कह रहे हैं कि ये एक्शन ऑब्लिगेटरी है, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्शन फॉरबिडन है, कुछ लोग ये कहते हैं कि एक्शन परमिसिबल है, और कुछ एक्शंस हैं जो रेकमेंडेड है. जो परमिसिबल है वो रेकमेंडेड हो ये जरूरी नहीं है, पर जो रेकमेंडेड है वो परमिसिबल भी होगा, जो फॉरबिडन है वो सर्टेनली न परमिसिबल होगा और न रेकमेंडेड होगा, और जो ऑब्लिगेटरी है वो एक तरीके से परमिसिबल भी होगा और recommended भी होगा. So these are all four kind of things about which we need to see. And why I am calling your attention that philosophical discussion of ethics in artificial intelligence needs to take a philosophical view, and there we need to look at these distinctions. So world cannot go beyond logic, and logical possibility, impossibility, and necessity do not admit of degrees. And this is very important. Either it is logically necessary or it is not. There is no degrees in terms of even when you are talking about modal logic and fuzzy logic, there are no degrees. And especially this will be the case with the ethical context. We have the concept of recommendation, which is more than permissible. सिर्फ permissible नहीं है, जब आप recommend करते हैं किसी action को, तो you are saying that this is what you need to do. In one way, ethics is a necessary condition of our description of the world. Things may be desirable for economic, political, prudential, religious, or strategic grounds, but it must first be ethically desirable. Only then you will talk about other things, and this can be said to be contrapositively that if not ethically desirable, it cannot be desirable in other case. And this is in fact opens up a little bit of debate that nothing can be economically desirable if it is not ethically desirable. Nothing can be prudentially desirable unless it is ethically desirable. Nothing can be religiously desirable unless it is ethically desirable. This is the kind of a position which some people take. So in this picture, the ethical reasoning is overriding. Now, what ethical reasoning that would be of another story, that what kind of ethics you are taking. Now, are moral principles unexceptional? Some people would say that no, they are not non-exceptional. उनका scope of application कहीं पे हो सकता है. जैसे वो कहानी आप बार बार देखते हैं कि किसी की जान बचाने के लिए untruth का सहारा ले सकते हैं. Then there is a case of weakness of will, जो आप बार बार देखते हैं. युधिष्ठिर जो हैं वो कृष्ण के सत्यवादी होने के बावजूद भी कृष्ण के कहने पर नरो वा कुंजरो कह रहे हैं. So it's a compromised kind of an ethics, but and from a man who's actually Dharmaraj. Similarly, when you talk about immorality, when we have no power to act, कि हमारे ऊपर किसी ने बंदूक लगा दी है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो then also, and then immorality done out of a strong immoral will, कि हम
करना ही चाहते हैं कुछ बुरा, तो आप क्या करेंगे? So all these cases are the cases in terms of which the ethical discussion and the ethical discourse goes. Many people in philosophy, including Professor Rajendra Prasad, who was a direct student of Stevenson, has very strongly said that, ethical principles are overriding, and there's something in the logic of the word moral. To have a moral reason is actually then overriding. But then there are questions about commitment, and some people say that there are levels of commitment: sub-commitment, commitment, and hyper-commitment. So moral neutrality is of course not accepted, कि moral neutral कोई नहीं हो सकता, या तो आप सब committed होंगे, या आप committed होंगे, या आप hyper committed होंगे. और ये वाली बात आप लोगों ने कई बार देखी होगी कि कई बार हीरो की morality या जो supreme sacrifice की morality को हम लोग ये मानते हैं कि वो moral, it's going beyond the call of morality. You cannot say that everybody should be a hero and everybody should be a martyr, but it is certainly a moral thing to do. But that everybody is expected to do that is not something that you can recommend. So the heart of moral decision lies in human freedom, as we are saying that again and again. Now, how is moral freedom, moral action, and moral reflection related to each other? So moral reflection is actually a mental operation which seeks that, or which imagines that human beings can understand, examine, reflect, and judge on whether an action is permissible, praiseworthy, or blameworthy. Why I'm building all of this is that when we talk about artificial intelligence, then we have to see that does that intelligence have the capacity to do all of that? So making moral judgments and having a large number of them does not automatically mean that having a theory of morals or ethical theory of formation requires a much more general, abstract, systematic thinking. तो आपके पास ज़्यादा choices हैं, इसी से आप ज़्यादा free नहीं हो जाते. आपके पास rationality का और morality का क्या principle है, वो इस बात को करेगा. Now, how do moral expressions, terms, sentences, how are they used? This is also normative in a sense that metaethical inquiry is also in one way normative. And Hare seems to reduce all ethics to metaethics, and some people say कि ये गलत है. सारी ethics metaethics नहीं हो सकती, क्योंकि जो उनका सारा discussion है वो language of morals पे ही reduce हो जाता है, और कई लोगों का ये कहना है कि नहीं, ये बात गलत है. और उसमें प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद का एक बहुत अच्छा argument है, where he rejects this idea that all ethics is actually nothing but metaethics, because he says that no, there are direct ethical questions. Cognition, cognitivist, non-cognitivist, supernaturalist, non-naturalist, intuitionist, ऐसे बहुत सारे इसमें हैं. ये मैं सिर्फ एक बैकग्राउंड के रूप में इसलिए चर्चा कर रहा था क्योंकि we are talking about humanoids and ethics and artificial intelligence, but so then we must also be very clear about what are the considerations in ethics as we come to it. Now, I have just briefly mentioned, and very briefly because in this gathering you all know that. Now there is the question कि जिनको हम humanoid कहते हैं, उनके बारे में क्या हम morality की बात कर सकते हैं? Can we talk about humanoids as moral? What about ethical production of machines and artificial intelligence? Can artificial intelligence be simply dismissed as essentially docile without displaying what we call ontogenic substrata bias? क्योंकि हम फिर ये मान रहे हैं कि जो जना हमारी जैसी खाल वाला नहीं है, उसको हम मॉरल नहीं मानेंगे. और ये कह के एक ज़माने में हमने अश्वेतों को भी अलग कर दिया था, जो हमारी जैसी बॉडी जैसी नहीं है, उसमें औरतों को भी कर दिया था, जो हमारी तरह से बोलता नहीं है उस तरह से आउटसाइडर को भी कर दिया था. सो देयर आर मेनी रीजंस. सो दिस ऑन्टोजेनिक सबस्ट्राटा बायस कहीं ये तो नहीं है कि भाई हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं हमारी जैसी बॉडी ही अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट है. सो दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस to address when we are saying anything about artificial intelligence. ये तो बात सभी को पता है कि artificial intelligence has been created by human beings. But the point is that so are children. So डर क्या है? डर ये है कि क्या will we create monsters? Will we create manipulators? And as I said,
what Noah Harari and the others are worried about is that what if the artificial intelligence starts developing close relationships? And if they start developing close relationships, they will be able to manipulate your mind. कि वो ये कह रहा था, मुझे तो ये पता चल रहा था, जो हम लोग इस समय बार बार सोशल मीडिया के बारे में कह रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो और भी ज़्यादा क्लेवरली कर पाने में समर्थ हो पाएगी. So can we have faith in ourselves and our creations with more research, more technology, and a beautiful heart? That's my question. And as I said, that I'll quickly talk about two things. One is humanoids and morality. कई लोगों का ये कहना है कि that morality cannot just be dependent on output and outward practices, but it also depends heavily on the internal attitude that rational, responsible, intentional beings generate. So does human conscience and socio-linguistic background of humans have a play in case of humanoid robots, which is considered to be only a docile automata? क्योंकि वो तो उनके पास कोई इंटरनैलिटी तो हम इमेजिन करते हैं नहीं है. Who is the moral agent and who can be? Someone who has a conscience, जिसकी अंतरात्मा है. अब अंतरात्मा क्या होती है? ये एक बड़ा ट्रबल्ड नोशन है. आप सबको ये अंदाज है कि पुराने प्रशांत सर भी आपको बताएंगे और राजेश्वर सर बताएंगे, पुराने ग्रीक डिस्कशंस के अंतर्गत तो वो लगातार लिविंग विथ टू पीपल है कि हमारे अंदर दो लोग रह रहे हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव विथ टू पीपल, एंड सो द वॉइस ऑफ कॉन्शियस इन द ग्रीक वर्ल्ड इज अ ह्यूजली प्रॉब्लमैटिक इशू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. देन यू हैव द वॉइस ऑफ कॉन्शियस इन द क्रिश्चियन पैंथियन, एंड इट कम्स इन अ पर्टिकुलर वे कि वो असल में एक तरह से हम दो लोग हैं, हमारी अंतरात्मा हमें कुछ चल रही है. और आप पिक्चरों में भी देखते हैं ना, वो ऊपर एक अब आ जाती है, कार्टून में भी देखते हैं, इट बिकम्स वो एक के सिर पे सींग उगे रहते हैं, वो डेविल, और एक के सिर पे पंख लगे होते हैं, वो एंजल. सो यू हैव as if you're talking to yourself, and then you want to make a resolution. Now, someone who's intended to act morally following rules, morality thus supervenes on rational agency. Consciousness, rationality are necessary for responsibility, both of them. Moral responsibility has to have a feeling generated by an intentional state of mind. Morality, in a way, is related to the objective affairs of the observer, but it has a subjective centric approach as it depends on the rational human being. So the subject and the subjectivity both become significant in this discussion. उसकी subjectivity में उसकी choices क्या हैं और वो subject के रूप में क्या कर रहा है. Now, how do the ideas of morality apply or not to a humanoid? 1956 में जहाँ से ये टर्म आता है आमतौर पर, ये मैकार्थे से, जॉन मैकार्थे का जो आइडिया आता है, ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो अभी लगता है कि ये बड़ी नई बात है, बट दिस इज इन फैक्ट मच बिफोर इवन आई वाज बोर्न, नॉट all of you, but this idea is an old idea of artificial intelligence. And here was a study of intelligence in a computer program that is proficient in thinking non-numerically. And McCarthy's high-level computer language, which was called Lisp, L-I-S-P, became a prominent AI program language. भारत के अंतर्गत एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था जो निर्मल चैतन्य वगैरह ने डेवलप किया था बैंगलोर और आईआईटी कानपुर से, जिसमें कि वो सारी चीज़ों को, वो उस ज़माने में कोशिश कर रहे थे कि एक ही प्रोग्राम से एक चीज़ डालें और वो सभी भाषाओं में ट्रांसलेट हो जाए. और ये उनका बड़ा रोचक डिस्कवरी थी कि उसके बीच का जो इंटरमीडिएट प्रोग्राम था, उसके लिए जो उनको ग्रामर चाहिए थी, तो उनको ये पता लगाया उन्होंने कि वो एक्चुअली पाणिनी ग्रामर वाज वर्किंग फॉर देम. उसके पहले आमतौर पर ये माना जाता था कि जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो पाणिनी ग्रामर को से नहीं ऑपरेट होती हैं. लेकिन जब उन्होंने इसका ये ट्रांसलेशन का ये बनाया, तो उन्होंने पाया कि विद सम माइनर चेंजेस, ट्वीकिंग अ लिटिल बिट, द सो कॉल्ड लैंग्वेजेस साउथ ऑफ विद्या also fit in very much within the Paninian grammatical frame, which is absolutely amazing. And they did that. और अब तो आप देखते ही हैं कि वो आप कर भी सकते हैं, आप डाल दीजिए, वो निकल आता है किसी तरीके से. Now, artificial intelligence में चार चीज़ें आई: thinking humanly, acting humanly, और acting rationally, and acting freely.
Can humans have thinking or is it a thinking machine? क्या thinking machine हो सकती है? Do robots and machines have intentions? Can we apply beliefs to them? And this I think is very interesting क्योंकि आप लोगों में से भी किसी ने भी थोड़े दिन पहले philosophy of mind पे जब जिक्र किया था तो ये था कि डेकार्ट के बाद एक जो बड़ा इन्फ्लुएंशियल फिगर था वो गिलबर्ट रायल थे, और गिलबर्ट रायल का पूरा जो सिस्टम है वो बिहेवियरिस्टिक है, और जिसका डिस्कशन आपने भी किया और वो रॉटी के रेफरेंस में भी किया। तो अब ये सवाल है कि अगर हम ह्यूमन रैशनैलिटी को भी ह्यूमन बिहेवियर से ही जज करते हैं, एंड वी आर सेइंग दैट द नोशन ऑफ माइंड एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन जिसपे कि रीइंफोर्स्ड लर्निंग होती है, विच एक्सप्लेन्स एनिमल कंडीशनिंग, जैसे कि वो पावलो के एक्सपेरिमेंट है कि 4 बार कुत्ते को डंडा मारोगे तो फिर वो डंडे की आवाज़ से ही बिहेव करने का, generating predication, suggesting means to optimize predication and action selection with explicit computation model. तो behavior model में तो machine भी काफ़ी हद तक आपको वैसे behave करती नज़र आ सकती है जिसको आप intelligent behavior कहते हैं. So thinking is a biological process and intelligence is allied to it. ये अगर हम कहें तो we make rational based decisions and choices, and intelligence based seem to be a toolbox by which an agent accomplishes her aim or his aim, and now creates with intelligence having passions and emotions which also play a role, but an absence of them would not make them unintelligent, or some would argue that further question is about beliefs and discriminations which may not be reduced only to classification. Donald Davidson, a very important philosopher of our times, says that humanoids cannot grasp the process of contrasting between truth and error, concept of absurdity, rationality, frustration, sorrow and other human sentiment, and intentional attitudes, and therefore it cannot concern itself with morality. क्योंकि वो ये सब नहीं कर सकता, absurdity, rationality, frustration, sorrow, इनमें फर्क नहीं कर सकता, इसलिए उसको moral नहीं माना जा सकता. And one may ask, without language and causal history of reference, can one have a descriptive thought? अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम कह रहे हैं उसमें लैंग्वेज हो सकती है कि नहीं हो सकती है. हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं, तो क्या कंप्यूटर लैंग्वेज केवल एक प्रोग्राम सिंबल है या वो एक लैंग्वेज है? ह्यूमन हैव एन इन्नेट लिंग्विस्टिक कैपेसिटी, जो आप लोगों ने बार बार देखा कि वो चोम्स्की की पूरी थ्योरी है. And there is a universal grammar which Chomsky has been talking about, and we can put language programs in machines. But what about the creative aspect of language? क्योंकि essentially Chomsky का ये कहना है कि what makes human language different from others is that from a limited vocabulary and limited rules you can generate an infinite number of statements. Now humanoid robots can have the power to imitate and follow the commands, but can they have emotion, conscience, rationality, self-knowledge required for moral judgments? Intelligence seems to be a rational-centric decision, responding to reality, following rules, but they are strong opponents to the idea that human intelligence can be compared to manipulation of symbols like the robots perform. This has been most famously and consistently maintained by John Searle. Searle का ये लगातार से ये कहना है कि artificial intelligence is not intelligence because there is no intentionality, and he uses what he calls the Chinese room argument कि वो अगर आप symbols का एक वो बिखरा हुआ स्वरूप हो उसमें आप उसको ऑपरेट भी कर पाते हैं, तो बिना intentionality के आप ऑपरेट तो कर लेते हैं पर वहाँ पे उसको rational नहीं माना जा सकता. The creativity of the human biological language is not granted to the machine by most philosophers. पर कई लोगों को लगता है कि ये philosophers की arrogance है. Can machines and robots be granted propositional attitudes? I believe so. I wish so. I approve of. Can they be granted a conscience? Humanoids are not granted the kind of personhood which has propositional attitude and conscience.
According to some astute scholars, humanoids may be able to differentiate between right-making and wrong-making properties of morals through their senses, but the ideas like liberty, justice, equality, open society, postmodernism are not attainable and configured by the sensors of robots, and they cannot attain the concept of otherness, subjectivity, objectivity, and intersubjectivity. यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि क्या मॉरलिटी के ये प्रीकंडीशंस हैं कि जब तक इंसान जस्टिस, इक्वालिटी, ओपन सोसाइटी, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म को नहीं समझ सकता तब तक वो मॉरल नहीं होगा. अगर हम इस कंडीशन पे ह्यूमनॉइड को मना कर रहे हैं तो क्या इंसान को भी हम इसी आधार पर करेंगे? दिस इज अ बिग क्वेश्चन which these philosophers have not addressed, including Searle, and that's what I want all of you to think about. I'm not giving any things. So this is my piece to provoke you on thinking about humanoids today. The other is that thinking machines के बारे में, what are the ethical issues? बार बार लोग बाग ये कह रहे हैं that we should allow thought and reason to machines. And there is much to think and reflect on these issues, also on the issues whether there are ethical concerns of artificial intelligence. And as I said, Harari is one, jo Sapiens wala, he's repetitive. But AI algorithms seem to play an increasing role in our daily lives, and the problem of how to design these machines, the issues are not only technical but also ethical, as we touch AI algorithms which have cognitive work with a social dimension. AI needs to be transparent and predictable to those who are governed by that. This is like a legal system requirement. जैसा मैंने कहा कि वो legal system इन्होंने बना भी लिया, and I was sharing the international 10 principles which have been given by UNESCO. AI systems need to be robust against manipulation, and there must be someone who could be held responsible to take the blame. क्योंकि आप ये कहेंगे नहीं नहीं AI ये तो हमने करा ही नहीं है, क्योंकि बार बार अब ये कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सबसे बड़ी बात जो अब हरारी बार बार कह रहे हैं कि AI के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सबसे बड़ी कंपनीज में AI बना रहे हैं, उनसे भी अगर ये पूछा जाए कि AI आगे क्या करेगी तो वो कह रहे हैं कि हमको नहीं पता. So they are not ready to take the responsibility for that. Now that is what is alarming everybody. But I am going to say that, but I am going to say that right away as well. Young fathers like Rajeshwar and Prashant, are they sure what their children will do? Shivam's father must have been horrified that after a career in engineering, he decides to go to philosophy, and so I know Gaurav's parents must be tearing their heads and their hair, and I'm sure they have less hair than he because of him. So what will children do? Are we even genetically, अब वो बार बार सब कहते रहते हैं, अब पिक्चरों में भी देखते हैं कि वो जाके देख रहे हैं कि नहीं हम डोनर ऐसा ढूंढेंगे जिसका ये, genetically will they be like the two parents and the others, and do we know our entire genetic program? We don't. Even in our upbringing, the two children that we bring up, we find that, you know, like Prashant was telling me that his little child, as she was again a COVID child, she would go to the mirror and look at herself for longer than the boys did. Is it a learned behavior? It cannot be a learned behavior. Is it genetic behavior? You are not too sure, because the mother doesn't seem to be doing that. So the unpredictability which you are worried about in machines, in fact, is perhaps as much or more in your children, and it leads to, at least in the program, you can tweak it. Or at least you can stop it कि मैं machine को बंद कर दूंगा. In children, you can't do that. You can't kill your children. But you can stop a machine. So this whole question about the unpredictability being the main horror of AI is something which I am not so excited about. So AI needs to be transparent, this I understand, but the systems need to be robust against manipulation, and it seems all criteria applicable to humans performing social functions will have to apply to AI. And what are they? 1, responsibility. 2, transparency. 3, auditability, that you can audit that.
for incorruptibility, for predictability, and not making innocent victims scream for helpless frustration. कि वो कहे कि नहीं नहीं वो तो मशीन की गलती हो गई, और आप देखते हैं कि भाई आपने AI प्रोग्राम से आप किसी का ऑपरेशन करने लगे और उसने वो लेफ्ट की जगह राइट को आपका काट के फेंक दिया. Now this can't be done, and you can't just blame it to the machine. So there are distinctions drawn between artificial general intelligence, this is one again an important distinction, and AI for specific performances, which lack generality. Many believe that humans can learn from other species unlike others. हम लोग दूसरों से भी सीख सकते हैं. Humans have their own purposes, they know it. Machines don't have their own purposes. It is the human purposes which the machines are satisfying or performing for or succeeding in. However, AI algorithms are not all as basic as simple toast making machine. कि आपका टोस्टर में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की में एक ही बात नहीं है, मशीन तो दोनों ही है. डीप ब्लू विच डिफीटेड कास्परोव, ये एक बहुत बड़ा किस्सा था जो आप सभी को पता है कि जो सबसे बड़ा चेस प्लेयर था कास्परोव, उसने ही टुक द चैलेंज, और ये हुआ कि दूसरी तरफ मशीन होगी, वो हमको हरा पाएगी या नहीं हरा पाएगी, वो डीप ब्लू, और उसने हरा दिया. लेकिन ये बात भी रोचक थी कि जितने लोगों ने उसके अंदर प्रोग्राम किया था वो लोग इंडिविजुअली कैस्परोव को नहीं हरा सकते थे. So it is very interesting to see that the programmers sacrificed their ability to predict. The Deep Blue created its own non-local game map, and programmers were no world champions but created a superhuman chess player. Humans too seem to do so much more than what was perhaps envisioned by nature. इंसान भी बहुत कुछ ऐसा कर पाता है जो कि प्रकृति ने नहीं तय किया था. क्या हम लोग को प्रकृति ने इसलिए बनाया था कि हम उड़ सकें? नहीं बनाया था, पर अब हम उड़ जाते हैं पैराशूट लगा के भी, और हवा में हमारे पास मशीन्स हैं, पानी के अंदर भी रह सकते हैं. तमाम चीज़ें जो हमको लगता है कि हमारे जेनेटिक प्रोग्राम में नहीं थी, पर फिर भी वो हम कर पा रहे हैं. तो अगर ये वाली बात बार बार कहेगी कि नहीं नहीं AI नेचुरल नहीं है, तो इंसान भी तो नेचुरल नहीं है, और वो बहुत हद तक बार बार यही कह रहा होता है जो हम लोग बार बार कहते हैं कि वो तो अधिक सुसंस्कृत है. तो संस्कारित तो वही है जो कि प्रकृति से जितना दूर है वो उतना ही संस्कारित है. And again we must, I here remember Rabindranath Tagore, who said that the human beings are separate from all others only in terms of their creativity. 1000 साल पहले भी चिड़ियां वैसे ही घोंसला बना रही थी, वैसे ही गाना गा रही थी. 2000 साल पहले भी जानवर उसी तरीके से छोटे जानवर को खा रहे थे या अपनी वॉर क्राइज कर रहे थे. पर इंसान ही है जो तरह तरह के घर अपने सुरक्षा के लिए ही नहीं बनाता, बल्कि उनको अलग अलग शेप्स के घर बनाता है, उनको सुंदर बनाता है, अलग अलग तरीके से गाना गाता है, अलग अलग तरीके से रहने के खाने के तरीके बनाता है. क्योंकि अपने सस्टेनेंस के लिए तो आपको कच्चा आलू खा के भी आपका ज़िंदगी चल जाएगी. But you cook them, and then you order pizzas, and you order burgers, and you make all sorts of things for yourself. Now, can AI, so humans too seem to be doing so much which was not envisioned by nature. And Tagore beautifully speaks about human surplus. Humans crossed space and printed their foot on the moon. चांद पे जाने की जरूरत थी इंसान को कि नहीं? Can AI be so designed as to be safely operative across thousands of contexts? ये एक सवाल है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हजारों क्षेत्रों के अंदर प्रयोग करने में हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं. कैन वी पुट अ राइडर ऑन इट ऑफ गुड बिहेवियर? क्या हम उसके ऊपर ये एक लगा सकते हैं टैप, जैसे हमने आपसे शुरू में बताया ना कि इन्होंने कहा इंटरनेशनल में कि नहीं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होगी, राइट टू प्राइवेसी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सस्टेनेबिलिटी होगी, और इसके लिए हम प्रोग्राम के अंदर डाल देंगे. और कंट्रीज पे भी हमने कहा कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, इकोनॉमिक, ये सारा 3 पिलर्स पे. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते टाइम उसके प्रोग्राम में ये डाल दें कि वो ये नहीं कर सकता? ऐसे, और उसमें से क्या रूल एक बना सकते हैं? एक रूल ये बना सकते हैं कि X is such that the consequence is not harmful to humans, कि वो मशीन कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो कि इंसान को नुकसान पहुंचाए. क्योंकि ये बार बार
एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई उसको आपने ऑपरेट करने के लिए दिया गया, भेज दिया आपने मशीन से ऑपरेट कर रहे हैं, और अगर अकेली मशीन खुद करने लगेगी तो वो तो इट विल किल पीपल, उन्होंने कहा कि वो तो एंड इट कैन ऑल्सो डू मच डैमेज। तो क्या हम उसके ऊपर ये एक प्रोग्राम में राइडर डाल दें दैट इट शुड नॉट बी हार्मफुल टू ह्यूमंस? ये वाला प्रोग्राम आप टोस्टर में नहीं डाल सकते क्योंकि टोस्टर ये नहीं देख सकता कि आगे क्या हो रहा होगा। But verifiability construction, trustworthy AGI will require a much sophisticated method of teaching. और इसमें ये होगा कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर बग कोई ना आ रहा हो, and it would require that artificial general intelligence that thinks like human engineer concerned about ethics is a not product of ethical engagement. AI ethics therefore needs to notice a few things. Number one, local specific behavior may not be predictable. Two, verifying will have to look at the system in trying to do only certain things in operational context, and ethical cognition itself will have to be taken as a part of its uniqueness. Now, does artificial intelligence have a moral status? Just as the question that we were asking about humanoids. As of now, we change, we copy, we terminate and delete. है ना? अब आप जब डिलीट कर देते हैं तो आप ये नहीं सोचते हैं, आप बच्चे को डांटते हैं जिस तरीके से आप, और तो आपको थोड़ा सा गिल्ट होती है, पर आप अपना प्रोग्राम डिलीट कर देते हैं, उसमें आपको कोई गिल्ट नहीं होती। तो हमारा बिहेवियर जो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ों के प्रति है वो क्या है? बच्चों से, जानवरों से जिस तरह से हम ट्रीट करते हैं कंप्यूटर के साथ वैसे तो नहीं करते हैं। कितना भी लोग मोहब्बत करते हो अपने कंप्यूटर से, हाय मेरा कंप्यूटर, हाय मेरा कंप्यूटर, बट इट्स नॉट द सेम एज द वे यू ट्रीट विद इट. This is because, as we mentioned in the passing, that there are two characters which are very importantly discussed in philosophy. One is sentience and the other is sapience. Sentience is the capacity for phenomenal experience or qualia, such as the capacity to feel pain and suffer. तो क्या पेन और सफरिंग ये हमारी डिस्टिंक्टिव कैपेसिटी है सेंशियंस की, और सेपियंस क्या है? A set of capacities associated with higher intelligence, self-awareness and being responsible agents. AI systems में अगर moral status होना चाहिए तो उनमें sentience और sapience दोनों होने चाहिए. AI cannot be discriminated only because of its substrata. आप ये कहें कि AI का substrata अपने आप में, जैसे मैंने पहले कहा कि वो क्योंकि वो प्लास्टिक का बना हुआ है, तो प्लास्टिक की जगह अगली बार वो उसके अंदर का खाल वाल भी लगा देंगे, उसके अंदर सॉफ्ट भी बना देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. अभी आप देखते ही हैं कि कई तरीके के जब आप रोबोट्स की शक्ल देखते हैं तो इट्स इनडिसिबल. लेकिन केवल सबस्ट्रेटा का फर्क से तो जैसे मैंने कहा रेसिज्म में भी हो सकता है, इसलिए इट कैन नॉट बी discriminated only on the basis of its material substrata. It is artificial, पर ये एक प्रकार का ontogenic discrimination होगा. Ontogenic non-discrimination, however, does not mean that ontogeny can affect duties in different moral agents. Like my duty to my child and to the other, about which प्रशांत बार बार आपको रीम्स रैशल वगैरह के रेफरेंस में बताते हैं. AI बार बार ये कहती है that mind is to be treated like a natural human mind. AI mind is also like the natural human mind. Some discussion on AI and future minds is baffling. और उनमें वो कहते हैं कि क्या, जैसे आपने देखा होगा कि एक बार वो मैं देख रहा था, मुझे बड़ा रोचक लगता था कि उन्होंने कहा हम आम रख देंगे और उसकी फोटोकॉपी से आम निकल आएगा. Because they said that it's we are going to put certain kind of a genetic material into it, and it will be actually be able to multiply through that. Now, if that is a possibility, then can you upload the human brain into a digital computer and also reproduce it and with greater speed and reduction of cost? So you will have smarter and more human AI, because that's what they are saying कि वो genetic programming में वो बार बार आपसे ये कह रहे हैं ना कि would you not like कि आप ये predict कर सकें कि आपका बच्चा जो है वो जुबीन मेहता की तरह वायलिन बजा सके और रविशंकर की तरह से सितार बजा सके और
माइक्रोसॉफ्ट के चीफ की तरीके से पैसे कमा सके? क्या आप ऐसा नहीं चाहेंगे? क्या आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे के बाल सुनहरे हों और खाल सुंदर हो और बोली उसकी सबसे प्रभावकारी हो? And they all imagine that we will all say yes, but there are many people who would say that no. But they are saying that, you know, this kind of an artificial programming is also much related to AI. New invention, patents, stock markets, power blocks, and some scholars argue that AI cannot be mistaken for a species with fixed characters, where we can ask, will they be good or evil? Which AI designs are to be talking about? Scholars argue that intelligence is inherently impossible to control. अगर इंटेलिजेंस को आप कंट्रोल कर ले जाते हैं तो वो इंटेलिजेंस कहाँ रही? सो एसेंशियल फ्रीडम इज नेसेसरी. तो अगर आप नेचुरल या आर्टिफिशियल जो भी आप कहें, डिस्पाइट एनी ह्यूमन प्रिकॉशन, इंटेलिजेंस एंटिटीज विल ओवरकम बैरियर्स. तो जिस तरह से आपके बच्चे को इंटेलिजेंट तभी वो कहते हैं जबकि वो कोई नई चीज कर सके, वो जुगाड़ लगा सके. ये नहीं था फिर भी उसने कर लिया. पापा की तबीयत खराब हो गई फिर भी उसने, उसको नहीं आता था फिर भी he made a kind of a quick kind of a call. Now in all those kind of a things, the rising up to a non-predictable situation is actually a sign of intelligence. Repeated efficient performance of a thing is generally not considered to be intelligent. वो तो ये कहा जाता है कि वो बहुत अच्छी तरीके से सीख गया और उसको वो कर लेता है. लेकिन इंटेलिजेंट करने का मतलब ही ये है कि वो फ्रीली करता है. सो unpredictability is in fact part of intelligence, and if you are calling it artificial intelligence, then it is, the artificiality notwithstanding, unpredictability is built into the very notion of intelligence. Artificial intelligence can also improve itself. पहले ये वाली बात थी ना कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, पर आप जानते हैं कि अब प्रोग्राम्स कैन इम्प्रूव themselves. 3 बार अगर आप किसी से गेम खेल रहे हैं और आप जीत गए तो अगली बार फीडबैक से वो आपको हरा देगा. Will it want to rewrite itself or in a hostile form? That of course is something which we have to worry. But that we know, as I said earlier, is not taken care of even in the case of human beings. So many children are hostile to their parents. Some argue that most self-modifying minds will naturally have stable utility function, and so the initial choice of mind design will have lasting effect. अब कई लोगों का ये कहना है कि आप अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऊपर एक मॉरल प्रिंसिपल लगा दीजिए, जैसे ये बात हुई कि इट शुड नॉट हार्म द ह्यूमन बीइंग. द सेकंड इज, उन्होंने कहा कि आप अपनी वर्तमान मॉरलिटी को उसके अंदर प्रोग्राम के साथ डाल दीजिए ताकि फिर वो उसी तरह से बिहेव करे. पर ये बात भी ध्यान देने की है, एंड विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लिसन एंड सी. जिस तरह से ज्ञान विज्ञान ने हमारी प्रगति की है, उसी तरह से हमारी नैतिकता ने भी प्रगति की है. हमारी नैतिकता, प्राचीन नैतिकता जिसमें कि हम जानवरों को शामिल नहीं करते थे, अनेक प्रकार के लोगों को शामिल नहीं करते थे कि उनका रंग काला है और उनके वो डिसेबल्ड हैं इत्यादि इत्यादि, धीरे धीरे हमारा नैतिक चेतना अधिक व्यापक हो रही है. तो हम अगर आज की नैतिक चेतना को कंप्यूटर में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाल दें तो हम इस बात को भी रोक रहे होंगे कि वो भविष्य में अधिक इंक्लूसिव, अधिक एक्सपेंसिव हो. So we cannot judge prior to the fact that we have not just remained stable but have taken a directional change. And there is this person called Nick Bostrom and Eliezer Yudkowsky. They say that do we have a comprehension of the ethical questions like that of chess? क्या हमको सारे ethical questions का इस समय नियम पता है? Machines can be smarter, faster, more trusted than the discipline of machines. Ethics must be commit itself to seeking human superior, not just human equivalent to niceness. We can truly envisage a future of humanity with more efficient systems of delivery, with also a more compassionate moral order. तो
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए भी ये बात संभव है कि हम न केवल अधिक सुगम हों, एफिशिएंट हों, अधिक compassionate हों और अधिक moral हों. So my submission in this is that the fear, the macabre story that everybody is now presenting कि artificial intelligence अगर आ जाएगी तो दुनिया तहस नहस हो जाएगी और हम लोगों के ऊपर एक monstrosity आ जाएगी. I am saying that that's not necessary because one, either we put that whole requirement of sapience and satience and say कि वहाँ पर जब sapience और satience है ही नहीं तो morality का सवाल ही नहीं है. The other thing is that since one way or the other, the trigger of all of that is more in the hands of the human being. Therefore, हमें अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि हम जो मशीन बना रहे हैं, हम जो प्रोग्राम्स बना रहे हैं, उन प्रोग्राम्स के अंतर्गत हम क्योंकि इंटेलिजेंट होने के साथ ही साथ मॉरली कंपैशनेट और मॉरली इंक्लूसिवनेस के प्रति कमिटेड हैं, इसलिए ये नेसेसरी नहीं है कि वो अपने आप में एक ऐसा मॉन्स्टर बन जाएगा जो हमको खा लेगा. सो दैट होल सीन विच यू सी इन सिनेमा कि वो एक राक्षस बन गया और उसने हमको खा लिया और वो अपने आप में इस तरीके से हम पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया मशीन्स ने. ओके, आई एम ओनली सेइंग दैट वी it's not necessary that it would take that turn. Why can't we imagine that the artificial intelligence would create more compassionate, more kind, more efficient systems wherein you can deliver the healthcare system, the education system, the justice systems more equitably? Why is it that you are constantly worried कि वो अगर बनेगा तो वो हमेशा ही अपने आप में होगा? I'm not saying कि ऐसा नहीं हो सकता, but that it would necessarily take that turn does not follow from the nature of its being artificial. But before that, the principal question is that can we call it intelligence at all if we want to build in complete predictability into it? And is the fear that we have somehow or the other a fear of ourselves? And that's where I close this discussion. Thank you. Yeah. Yes. So, in his book Douglas Hofstadter, Body Research Class, he stated that in continuation of the Turing test, the machine could be only artificially intelligent when it starts to refer itself in the term of self. In self, in the terms of me. Yeah. For example, if I give a command to a computer and it says that आज मेरा मूड नहीं है, then only you can say it passes the intelligence test as compared to the humans, because if it is programmed, then it is ultimately when we code it down, it is program. And the second thing, which is when you said that there should be there is no rationality, absolutity, or pain and suffering experienced by the machines. But ethical or moral questions would also arise if there is no pain, rationality, absurdity at all. I'll give an example. For example, in two or 3 years back in Japan, there was an ICU where the oxygen supply was controlled by an AI program to the patient. So on its own volition, it cut off the oxygen supply of few patients, not all patients. So there was no rationality, absolutely pain or suffering, but it did commit an act which had moral implications. So in my view, it is not necessary that there should always be the element of pain, suffering, or rationality. Right. That's an interesting question. But on that, let me take the second one very quickly. What I'm saying is that it's like a car where the brakes have failed. The condition over there was exactly like where the brakes of a car have failed and the car moves on and it rams into something and there are 20 people who are
mowed by that car. The requirement that I mentioned was that some people are saying that since artificial intelligence cannot have the sense of justice, equality, emotion, modernity, postmodernity, my and the other, therefore you cannot apply the idea of morality on that. My question was that these are strong requirements. You are also saying that. But in your case, I would say that in that particular case of that account, where a machine को ये कहा गया कि उसका इंस्ट्रक्शन भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि आप सेव कर लीजिए लाइव्स को जो सेव की जा सकती हैं. तो जिनको भी लगा उसको कि ये टर्मिनली इल हैं, उसने ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ सप्लाई को ख़त्म कर दिया विदाउट गोइंग इनटू द फर्दर मॉरल क्वेश्चंस एंड डिबेट्स, जिनमें कि हम लोग कई बार ये कहते हैं कि नहीं, अगर हमको पता भी है कि ये व्यक्ति नहीं बच सकता, वो पूरा यूथनेसिया का जो क्वेश्चन है. और हम लोग अपनी जिंदगानी में भी देखते हैं कि हमको अपने पेरेंट्स से या जिनको हम बहुत प्यार करते हैं उनके बारे में अगर हमको कोई बता भी देता है कि ये अब इनको तकलीफ होगी, ये इनको जाने दीजिए, तो हम में से सबको, और मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि किस तरीके से हमारे चाचा जब हॉस्पिटल में थे, द डॉक्टर्स वर सेइंग दैट यू डिसाइड, देयर इज नो वे टू से आप कि हम इसको कंटिन्यू करते रहे. वी डिड नॉट हैव द हार्ट टू टेल हिम कि इसे बंद कर दो. और हम लोग सोचने लगे कि उनकी लड़की है तो दामाद से करवा देते हैं क्योंकि वो बाहर का है. बट एंड इट वाज सच अ बैड थॉट, बट आई थिंक अबाउट दैट. लेकिन हम लोग सोचते थे कि नहीं, हम लोग तो वी आर रिलेटेड बाय ब्लड, तो हम नहीं लेंगे, वो शायद ले पाएंगे. एंड इंटरेस्टिंगली, बट ही पास्ड अवे इन द मॉर्निंग. लेकिन हम लोग लगातार ये सोच रहे थे कि नहीं, हम करें कि वो करे, कि वो करे. एंड आई नो माई सिस्टर, माई कजन, her husband was terribly, he had a bad situation with his kidney, and उनकी पूरी बॉडी एकदम ख़त्म हो गई थी, उसमें हर समय खून निकलता रहता था, फैट करते रहते थे. उनकी बच्चियों ने कहा पापा को जाने दो, पापा को जाने दो, पापा को जाने दो. And I remember he was in the hospital for 11 months. They had to take a decision, and they decided कि वो ऑफ कर देंगे ventilators. But my sister died within 6 months. And I personally think that the burden of the decision was weighing on her. कितनी भी तकलीफ थी, सारा पैसा खर्च हो गया, सब मकान बिक गए, but still this whole thing I think weighed very heavily on her कि मैंने जाने दिया. So the question about this kind of an emotion, and these are very strongly related, and this kind of a first person ascription to our system is very important. And when it is being said कि ये मशीन में नहीं होगा, इस वजह से उसके ऊपर तो वो मशीन तो है ही, लेकिन फिर उसको इंटेलिजेंट कहने का क्या मतलब है? क्योंकि इंटेलिजेंस के साथ हम दोनों बातें कह रहे हैं कि उसमें रैशनैलिटी भी होनी चाहिए और मॉरलिटी भी होनी चाहिए, और ये पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ एस्क्रिप्शन भी होना चाहिए. तो एक तो ये सवाल हुआ कि क्या हम उसको केवल एक ख़राब मशीन की तरह से देखें कि वो मशीन ही ख़राब हो गई, लेकिन हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फेलियर मान रहे हैं, या उसको एक ब्रेक फेल्ड कार की तरह ट्रीट कर रहे हैं. That's the kind of thing that we are discussing. Well, your first question was about? That was about when the day when machine starts referring to it. Oh yes, yes. That's an important question. That कि जो ट्यूरिंग टेस्ट के टाइम था, ट्यूरिंग टेस्ट में तो बहुत ही ऑब्वियसली सिर्फ यही था कि वो उस ज़माने में तो आपको पता ही है कि वो सिर्फ स्क्रीन के पीछे टाइपराइटर से वो कह रहे थे कि वहाँ पे मशीन हो सकती, केवल मशीन ही टाइप कर रही हो. पर अभी आप देखें कि मतलब the things have become so complicated. Even if a machine is asking you a question, जैसे हम लोग जब टिकट भी अपना करा रहे होते हैं तो दूसरी तरफ से कोई मशीन ही हमको टिकट दे रही होती है, फिर भी हमको एक सवाल पूछती है, आर यू अ रोबो? वो खुद ही रोबो होती है, फिर भी वो हमसे पूछती है कि आर यू अ रोबो, और हमको कहना पड़ता है कि नहीं, यस आई एम नॉट अ रोबो, और तब वो जवाब देती है. सो इट्स अ ट्रिकी थिंग. But apart from that, the more significant philosophical question is this: how would we define intelligence, and how would you define artificiality? What are the requirements of that? And in the development of that, why are we so scared? Is it a scare of the machine, or is it the scare that the machine will have intelligence of its own, and then we are constantly saying कि उसकी intelligence लेकिन हमेशा उसको बुरी ही दिशा में ले जाएगी, क्योंकि लगातार स्टोरी यही आ रही है. हम लोग को डर यही है कि वो
खराब हो गई तो क्या हो गया, पर खराब क्यों हो जाएगी? और इसीलिए मैंने ये आपको बात ही इसी तरह से शुरू करी थी कि इस डर की वजह से इमीडिएटली यहाँ पर ये बात तय हो गई कि यूनेस्को ने अपने रिकमेंडेशंस दिए 10 और उन्होंने इंटरनेशनल बॉडीज तय करी कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जिनमें इंडिया की रैंकिंग 32वीं है कि आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है या नहीं, आपके पास उसको सुपरवाइज करने के लिए इतने लोग हैं कि नहीं है, और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, आपके पास लेजिस्लेशन है कि नहीं। तो आपके पास टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेजिस्लेशन, इकोनॉमी, ये सब जब तक नहीं होंगे तब तक आप अलाउड नहीं है इसको करने का। सो ये जो फियर है, उस फियर को कंटेन करने के लिए, एंड दैट इज व्हाई आई वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय दिस डिस्कशन, that not only is it discussion left like कि वो ने personal identity के discussion के, it is actually converted into a solid discussion of applied ethics, into a solid discussion of application and of procedures and accountability. हाँ, जैसे इसीलिए तो ये बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए बेटे मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम्स के अंतर्गत उन्होंने कहा कि लेकिन आप प्रोग्राम ऐसा भी बना सकते हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन प्रोग्राम, लेकिन जैसे प्रोग्राम में अंदर हमने प्रोग्राम में अगर हम सपोज कीजिए कि आई मेक अ वॉर हेड and in that warhead I am saying ki it shall target the enemy. Now the further question is who's the enemy? Then I'd say that anybody who's not like me, so who does not belong to my group, who does not look like me, who's not a man, who's whatever that's it. Now all those questions are then related to the questions of morality and social justice, and they will be exactly the same. But the question is that are you going to ask this question to the missile or the person who has made the missile program? कि जिसने प्रोग्राम बनाया, जिसने पॉलिसी बनाई, उसको तो आपने कल जेल में भेजा। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया, पर बेटा वो तो वो गेम आप अगर यूं ही बच्चे भी अगर खेल रहे होते हैं, तो जैसे आप जब ताश खेल रहे होते हैं तो आप ब्लफ खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? तो इट कैन बी कंप्लीटली innocent and playful, but it can also be terrible and meant to cheat. But what I'm only trying to call your attention to is that in these debates, मैं कोई डिसीजन नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना डरे हुए जो हैं उसके स्थान पर हमको थोड़ा और एनालिटिकल, रिस्पेक्टफुल और होपफुल होना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी इंसान की फितरत पे अगर यकीन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए अभी भी हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम इस समय ग्लोबलिटी की बात कर रहे हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सारी दुनिया बात कर रही, लेकिन इतना सस्पिशियस एरिया है कि हम घुसने के टाइम अंगूठे से पहचानेंगे, 3 बार एयरक्राफ्ट में जाने के टाइम हमारे ऊपर झड़ती होती है। तो द क्वेश्चन इज दैट दिस ग्रेट डील ऑफ सस्पिशन ऑफ, और अगर आप कहें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए भाई? आपने 9/11 कर दिया, सब कर दिया, तो देयर इज रीजन फॉर सस्पिशन। सो देयर आर हिस्टोरिकल रीजंस फॉर सस्पिशन व्हिच हैव, हो सकता है बेटा, लेकिन उसमें डरने की क्या बात है? नहीं बेटा, वही तो बात हम कह रहे हैं। तो बच्चे, वही तो बात हम कह रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी अपनी मर्जी की जो चीज करते हैं, फिर सडनली बताते हैं कि हमने ये किया। तो
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, पर यही बात मैं कह रहा हूँ, बच्चों के पीछे और उनके एनवायरनमेंट के अंतर्गत के जो वेरिएबल्स हैं वो सब्जेक्टिव रिस्पांस और ऑब्जेक्टिव रिस्पांस और एनवायरनमेंट के ज़्यादा मुश्किल है पता लगाना। मशीन के अंतर्गत तो आपने उसका एलिमेंट और उसका प्रोग्राम हम ही चारों ने तो मिलकर बनाया है, तो उसके अंदर वी हैव मोर कंट्रोल्स। मैं सिर्फ ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी घड़ी से अगर हम डरने लगे तो अपनी घड़ी से ज्यादा हमें अपने बच्चे से डरना चाहिए। जी सर, क्योंकि मैं फिजिक्स बैकग्राउंड से आ रहा हूँ तो मेरा क्वेश्चन में वो फिजिक्स के वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स आएंगे ही। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे 1960s में MIT में एक बड़ी अजीब सी डिस्कवरी हुई। वो अजीब थी, हालांकि अजीब नहीं होनी चाहिए थी, बड़ी नेचुरल सी चीज़ थी, द बटरफ्लाई इफेक्ट। तो वहाँ से क्योस थ्योरी स्टार्ट होती है। अच्छा, क्योस थ्योरी के फाउंडेशन में ये बात आती है कि अगर आप किसी नेचुरल सिस्टम को समझना चाहते हैं तो आपको उसके वेरिएबल्स और उसके कांस्टेंट्स और वो सारे वेरिएबल कांस्टेंट किस इक्वेशन में आते हैं, उस इक्वेशन के ढांचे को, उसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने क्या किया कि पिछले 400 साल में हमने तमाम तरह की इक्वेशंस बनाई, अलग अलग फिनोमेना के लिए अलग अलग इक्वेशंस। आइडियल गैस इक्वेशन अलग है, वान डेर वाल इक्वेशन जो कि थोड़ा रियल गैसेस की बात करती है वो अलग है। ऐसे करके तमाम अलग अलग इक्वेशंस होती हैं। तो उन सारी इक्वेशंस में हमने वेरिएबल की वैल्यू हम पुट करते हैं, कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करते हैं, उस वक्त जो इनिशियल कंडीशंस हैं जो कि अगेन किसी वेरिएबल्स के ही फॉर्म में होंगे, उनको भी पुट करते हैं, एंड देन वी फाइनली हैव एन इक्वेशन, एंड व्हेन वी सॉल्व इट वी फाइनली हैव अ सॉल्यूशन कि हाउ द सिस्टम दैट इज इन स्टडी इज गोइंग टू बिहेव इन अ फ्यूचर, इन अ सर्टेन फ्यूचर आफ्टर सर्टेन टाइम। ठीक है, so this is how physics actually works. Now when it comes to human mind, the human physiology, everything about human and everything about that's happening around us, necessarily हमने ये देखा है कि जब हम empirical study करते हैं उस सिस्टम की, तो हम उसको तोड़ते हैं उसके pieces में, equations, variables and constants, equations, variables and constants, and each and every constant we have seen, empirically observed, that it has an infinite decimal place. Right. The problem with chaos theory, the moment when chaos theory was discovered, the problem that we were consistently making, systematically making the same problem again and again was that सिस्टम हमें, मेरे सामने एक सिस्टम है, एक कंप्यूटर है, वो मुझे बताएगा कि वेदर की प्रेडिक्शन कैसे होनी है। हमने वेदर के लिए उसमें प्रोग्राम कर दिया, क्लाउड प्रोग्राम कर दिया है, रेन प्रोग्राम कर दिया, तमाम चीज़ें प्रोग्राम कर दी। ये है chaos theory का पहला चैप्टर। उसमें MIT में एग्जैक्टली वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, वो बहुत बड़ा कंप्यूटर कमरे के बराबर था MIT के किसी कमरे में, और वहाँ पर हमने उसमें तमाम वेरिएबल्स और इक्वेशंस वगैरह सब फिट कर दिया, एंड देन वी फाइनली वेट, स्टार्ट बटन हमने दबा दिया, सिस्टम इज नाउ इवॉल्विंग। एट द एंड ऑफ द डे आई विल हैव अ शीट ऑफ अगेन न्यू वेरिएबल्स जो कि इवॉल्व होकर कुछ और हो गए, और फिर हमने उनको ले लिया, बोले हम रात में चल के सोते हैं, सुबह आएंगे, फिर उन वेरिएबल जो हमें कल रात में ऑब्टेन हुआ हमने फिर उसमें फीड कर दिया। नाउ द थिंग इज, ऐसे अगर दो कंप्यूटर्स को हम अज्यूम करते हैं, पहले कंप्यूटर में हमने क्या किया कि हमने रात वाले वेरिएबल्स को ले आकर के फीड किया, और दूसरे वाले कंप्यूटर को हमने रात में बंद ही नहीं किया। तो अब यहां से दोनों की ट्रैजेक्टरी डाइवर्ज होने लगती है। तो अब ये ट्रैजेक्टरी का डाइवर्जन, it is only because of the way the initial value conditions that we fed in the morning. Absolutely, absolutely. Now my question, coming to the artificial intelligence, my question is, we know that when artificial intelligence is going to behave according to a physical system, it is a physical system. It has variables and constants, and it follows so many equations. That's how the programming is done. As a matter of fact, humans में और natural phenomena ये जो हमारे सामने हो रहा है, वहाँ पर variables and constants will have infinitesimal place. And the artificial intelligence जो हम बना रहे हैं, उसमें it is an impossibility. We cannot feed a variable, a constant, with all the infinite decimal places, because that would require a system bigger than the whole universe, of the observable universe itself. Okay, right. So you see the problem. No, I do not understand so much of physics and so much of the language of physics,
But from what you said, I would perhaps be agreeing on the fact that in terms of the manageability, the human prediction and infinitesimal possibilities are in fact larger than they ever would be with as compared to the machine. Despite the fact that in the case of a machine there are 20 people, like हम सब ने मिलके एक मशीन बनाई. अब हम सब ने मिलके जो मशीन बनाई वो उसका कलेक्टिव चीज उसमें तो एक तो ये बात होगी कि वो हम सबसे ज्यादा अक्लमंद होगी. ये वाली बात भी अगर हम माने तो ये गलत होगा क्योंकि ये फैरेसी ऑफ कॉम्पोजिशन सिंपली है कि जो अब लेकिन वो हमसे कम होगी ये भी बात नहीं हो सकती. बट nonetheless the predictability unpredictability in the case of the human beings would remain much the same as over there. I am only saying, and this is in fact an empirical observation, not a theoretical observation. My empirical observation is that the fear of unpredictability is not more in the case of the machine as compared to the human being. Number one. Number two, that the machine will actually behave badly and morally badly. It may fail to perform the action कि भाई आपका अपना कंप्यूटर जो है वो हैंग कर गया. हाँ, तो वो कोई मॉरल अक्रासिया जैसी तो बात है नहीं कि वो अर्जुन की तरीके से उसने अपना गांडीव रख दिया. आप उस समय तो उसको गीता का उपदेश तो नहीं देने लगेंगे आपके जब कंप्यूटर हैंग कर जाता है. तो वहां पर क्योंकि स्थिति तो वही है. अब वो बिल्कुल वही तो कंप्यूटर जो हैंग कर रहा है वो कह रहा है कि नहीं अब मैं नहीं कर सकता. लेकिन आप वहां पर ये नहीं कहते, आप उसको गीता का उपदेश नहीं देते, आप उसको कुछ और करते हैं, उसको दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तीसरे से कनेक्ट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So what I'm only trying to say is that the very term of applying the term intelligence to an artificial system and then subsequently worrying about morality is actually a little awkward, because the moment you have applied the term intelligence, you have granted the kind of unpredictability and freedom wherein if you have faith in your future generation, you should have faith even in the machines that you make, because in the case of your children and your future, you have to actually kill them. Here you only have to somehow press the button to delete. But the idea, yeah, and your question was that again what so this very unpredictability is absolutely shunned by the initial value we put, because it's going to be नहीं बेटा, a very नहीं definite decimal नहीं place. नहीं बेटा नहीं. That I also thought initially. That's not true. Self-learning systems हैं और जो सेंसर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की पॉसिबिलिटीज भी है उनमें. तो आपने जितनी इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाली है उस सिस्टम के अंतर्गत जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेट होता है उसमें उतनी ही रहेगी, ये आप नहीं कह सकते. वो और इंफॉर्मेशन ले लेगा. सर मेरा क्वेश्चन इस एक्चुअली जिस कॉन्टेक्स्ट में था वो ये अपलोडिंग का जो कांसेप्ट है. हाँ, अपलोडिंग द कॉन्शियसनेस नहीं ये हाँ आई नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो अपलोडिंग, लेकिन बोरोइंग फ्रॉम अदर कंप्यूटर्स तो पॉसिबल है. वो जो जैसे अभी कर ही लेते हैं ना, आपका इस समय जो सबसे बड़े फ्रॉड्स होते हैं तो ऐसे ही तो होते हैं कि वो आपका डेटा उन्होंने अपने में ले लिया और आपके बैंक से पैसे निकाल लिए, है ना. तो वो अब वो जो दूसरे का डेटा लेके आप उसका पैसा चुरा रहे हैं और ये हम देख रहे हैं, इट्स अ नाइटमेयर. पर ये तो वैसे ही जैसे जेब कतरे करते थे, अब नाउ the jab is there and it's a horrible kind of a thing. But what I'm trying to say is that this is actually the same problem. It's not a new problem. It's the same problem as it is in the case of the human consciousness and human morality. The artificial intelligence is not creating a new problem. But in case Of course it is. Sorry. In case artificial intelligence goes along the same line too forward, then it's not. हाँ तो A particular individual is not going to be bankrupt. I know. The entire system Absolutely. And that is precisely why UN agencies have come in, and that is why they have put in international law, and that is why. अब वो international law से कुछ होता है या नहीं होता है, that's another story. लेकिन फिर भी the things have immediately been taken cognizance of. मतलब आप ये जो बैठ के कि नहीं दुनिया तहस नहस हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी, और ये क्या क्या फिलोसफी डिपार्टमेंट में बैठे हुए नहीं हैं. People have gone further
they've gone into international bodies, they've gone into the international governance, and then through consultation and dialogue, they have created a system that create and it has created rules, it has created machineries. और जैसे मैंने कहा कि ये दो उन्होंने बनाए हैं, एक तो बनाया है जो उन्होंने कहा जिसको वो कह रहे हैं RAM, which is the readiness assessment methodology, and the other is ethical impact assessment, EIA, both of them. So it is in place and it is new. ये बना है, समझिए आपने, पिछली फरवरी में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई, 2 फरवरी में कॉन्फ्रेंस अभी हुई है. So I'm very impressed by the quickness of this. The only thing is that the philosophers who are entering into this debate, I think it would be very good if philosophers enter into this debate rather than कि वो उसमें भी ये सारी जो ये debates होते हैं ethics के debate के इसके अंतर्गत फिर वो technologists ही सारे बैठ जाते हैं. This is the moment where philosophers should actually enter into the debate with their theoretical framework कि हम ये Buddhist framework के issue है, ये फलाने framework का issue है, and this is what we can learn from the past and go further. Yeah, that's the point. So I'm actually saying that this is again a sunshine area in which I don't see, क्योंकि इसके अंदर जो फिलोसोफर डिबेट कर रहे हैं वो एक तो सर्ल की तरह है जो कह रहे हैं कि बिल्कुल इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बंद कर दो. दूसरी तरफ ये हरारे टाइप के लोग हैं जो कि बहुत ही नाइटमेयर कर रहे हैं. एंड आई एम वरीड कि ये जो हरारे टाइप के लोग हैं जो कि एक्चुअली फिलोसोफर नहीं है, दे विल टेक ओवर. यस सर, यस सर. या अच्छा, एक और लेने इधर से फिर आगे. या and let me just say, I am no expert in any of these, but this is an interesting area, and therefore I was only trying to bring out some of the key aspects of ethical thinking, meta-ethical thinking, questions of humanoid and the others, कि जब सारी दुनिया में ये बात कर रहे हो तो उस बातचीत के अंतर्गत हम खुद भी हिस्सेदार तो बन सके. हाँ बोल बेटा. सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, बस उस चीज को आप बोल रहे हो उसका एक और एस्पेक्ट है कि जैसे अभी तक हम लोग एआई की बात कर रहे हैं तो एक अदर देन ह्यूमन एंटिटी देख करके बात कर रहे हैं, लेकिन आगे जैसे टाइम आ रहा है तो हम लोग एक ऑगमेंटेड रियलिटी टाइप की वर्ल्ड में भी रह रहे हैं. मतलब एक ह्यूमन कैपेबिलिटी भी, मतलब इट्स नॉट समथिंग इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन एनीमोर. जैसे आप जैसे इफ सम पर्सन यूजेस अ मेमोरी एनहांसर, वो भी एक पार्ट ऑफ एआई है जो साइबरनेटिक्स का पार्ट हो जाता है, मतलब जिसका सबसेट आता है एआई में. In fact, keeping a note inside a memory. And that would and it's hugely useful. अब अकेले कोई लोग रह रहे हैं, ओल्ड हो गए हैं, उनको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो उनको ये तरह तरह के अलार्म्स याद दिलाने वाले ये सब चीज़ें बहुत मदद करती हैं. और या तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एक तरफ इतने सारे एडवांटेज, और जैसे मैंने आपसे सबसे पहले शुरू में ही कहा था कि ये जो पूरा टाइम था कोविड का, उसके टाइम पे द कनेक्टिविटी दैट वी हैड, ऑल ऑफ दैट वाज लार्जली थैंक्स टू this technology, which also involved artificial intelligence. So the first question was about metaphysics. Yeah. And the second one is around ethics. My question actually. Achha, wait. Prashant sir has some damaging things to say. Yes. We have three options. First, like it's a machine which can make a decision provided the conditions are installed in that. Second is it is an adaptive program just like Alexa or Siri or ChatGPT. But my understanding says that it is none of the two. Rather, it is the automated virus which sometimes comes inside your computer. क्योंकि आपने तीन बार ये बात कही कि we can press the button. But वो वायरस के केस में you won't even be able to press the button, it will restart the system again. So here comes the risk. और इस बारे में what we have actually talked about were broadly speaking 5 points: predictability, repeatability, intelligence, which leads to decision making, and finally the tact of creating something. Some things we jump too quickly. Genotype, panic situation और culture versus nature debate. अब अगर इसमें हम लोग एक चीज प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी कि जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं अगर उसके पहले प्रीफिक्स में सेंस ऑफ एक्स लगा दें तो फिर सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. लाइक वी हैव अवॉइडेड
five very necessary terms when we talk about morality or the ethical aspect: fear, guilt, shame, pride, and aesthetics. तो इन पांचों का क्या प्रोस्पेक्ट बनेगा इस तरह के डिसीजन में, अगर मैं वायरस को एआई के रूप में समझ रहा हूँ? नहीं, ये इस वजह से इस वाले पूरे डिस्कशन में वो लोग केवल वायरस को नहीं मान रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो भी बिहेवियर ह्यूमन इंटेलिजेंस के जैसा है लेकिन ह्यूमन नहीं है, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मान रहे हैं। तो वो इन सारे प्रोग्राम्स को, कि आपका गूगल मैप को और इन सब को वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा मानेंगे। जैसे आपको याद ही है कि जिसको एक्सटेंडेड माइंड किसको कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो अगर एक डेंटिस्ट आपके मुंह के अंतर्गत उसकी उंगली अंदर तक तो नहीं जा सकती, तो वो एक उसमें इतनी लंबी सी स्कैल्पेल इस्तेमाल करता है, तो वो भी एक्चुअली ऑपरेट उसके माइंड के जहाँ तक फिंगर जा रही है उसके आगे स्कैल्पेल जा रहा है, वो भी उसको उसी तरह से ऑपरेट करता है, वो एक्सटेंडेड माइंड है। तो यहाँ पर भी वो लोग इंटेलिजेंस का ये मान रहे हैं कि जो भी इंटेलिजेंट बिहेवियर ह्यूमन बींग्स का है, लेकिन वो ह्यूमन बींग के जैसा है, इट इज लाइक दैट, लेकिन वो ह्यूमन बींग का नहीं है, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं। नहीं, वायरस को इसलिए नहीं मानेंगे, वायरस को इसलिए प्रॉब्लमेटिक मानेंगे क्योंकि वायरस के, अब फिर वही बात होती है कि वो बायोलॉजिकली भी वायरस की जो स्वरूप है वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बीच का लिंक है। वो जब ऑर्गेनिक सिस्टम के अंदर आ जाता है तो ऑर्गन्स की तरह इस्तेमाल करने लगता है, बाहर होता है तो वो लेकिन होता है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप वायरस इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो बाहर होती नहीं है, उसका तो फंक्शन ही अपने आप में तब होगा जबकि वो किसी इस कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत, सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत ऑपरेशनल हो रहा होगा। हाँ, oh no, oh yes, no, so it's not parasitic, it has to have a locus, it has and that's what the whole question was, that कि इसके अंदर ontogenic bias क्या है। हम उसको आर्टिफिशियल क्या सिर्फ इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि उसकी बॉडी कोई और है, इसको वो कह रहे हैं कि ये ontogenic bias हो जाएगी। ये इस डिस्कशन में है, आई एम ओनली एक्सपोजिंग द डिस्कशन, आई एम नॉट टेकिंग एनी डिसीजन। although my inkling is that you know एक तो बहुत आसान तरीका है जो सर्लियन पोजीशन है, कि क्योंकि इसमें सेपियंस नहीं है और इसमें क्योंकि सेंशियंस नहीं है, सेल्फ एस्क्रिप्शन नहीं है, इमोशन नहीं है, और सेकंड ऑर्डर बिल्कुल जैसे गिल्ट शेम जैसे इमोशंस भी नहीं है। जब फर्स्ट ऑर्डर नहीं है तो फिर सेकंड ऑर्डर का तो कोई सवाल ही नहीं होता, प्रपोजिशनल एटीट्यूड्स वगैरह नहीं हो सकते, तो इस वजह से इसको तो माना ही नहीं जा सकता। देयर इज नो प्रॉब्लम, हाँ, देयर इज नो प्रॉब्लम। पर दूसरी तरफ वो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, जब आप ग्रांट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसके बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे तो आप आंख बंद करके बैठे हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये हो रहा है। जैसे वो जो एग्जांपल दिया उन्होंने कि भाई आपने कहीं पे इस्तेमाल करा और प्रोग्राम बना के आपने कहा कि वो ऑपरेट कर देगा, और उसने 4 लोगों को का वेंटिलेटर ऑफ कर दिया, या एक जगह पर आपने देखा कि उसने कैस्परोव को हरा दिया डीप ब्लू ने। तो ऐसी स्थितियों में इन फिनोमेना को आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, और इनको अगर आप मान रहे हैं तो आपके पास ये सवाल है कि इनको मैनेज करने का जो सिस्टम है उसको हम उसमें अंदर व्हाट आर वी टेकिंग इट एज? आर वी टेकिंग इट एज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ मशीन efficiency and disefficiency, non-efficiency, or are we having a little more? And they are saying that we have a little more because the programs in by themselves are such that there is an element of unpredictability in that, and that unpredictability is precisely what actually makes it eligible for being called an intelligent program. क्योंकि नहीं तो हम लोग कहते हैं ना, हमने ये प्रोग्राम डाला है, ये हमने इसके अंदर से ये रिजल्ट आ जाएगा, है ना, तो हमने अपना सारा डेटा डाल दिया और उसके बाद हमने इसको उसमें सारे रिसर्च स्कॉलर्स ने अपनी प्लेजरिज्म चेक करा लिया। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कहते, उसको हम कहते हैं कि प्रोग्राम के अंदर डाला और उसमें से निकल आया। उसी तरीके से हम ये कहते हैं कि हमने प्रोग्राम के अंदर डाला और उसको अपने SPSS में से डाल दिया, ये कैलकुलेशन क्या गया। इट्स अ प्रोग्राम एंड अ रिजल्ट, बट इट्स नॉट इंटेलिजेंट because it is not contributing anything of its own. Sir, but don't you think that the biggest litmus paper test to distinguish between a human mind and that of a humanoid would be
सबसे बड़ी चीज जो वायरस में होती है। I know. No, but that's what I was saying. So in the second section of my presentation, I had actually also said that, and I go with you, that in case of application of morality to humanoid, I would say you can't. You can't have, you can't apply a moral virtue and vice to the humanoid. But then in the third section of this presentation, what I was drawing is that what is the ethics involved with the production of artificial. It was not about the application of ethics on the humanoid, but about what are the ethical issues which are related to production of AI. And in that, what I was saying was that if you want to take away the unpredictability from that, it's a heavy cost. एंड यू आर सेइंग कि नहीं हम उसमें ये राइडर डाल देंगे कि इंसानों को नुकसान ना पहुंचाए और हमारी मॉरलिटी को जो है वो उसी को माने, तो फिर ये राइडर्स थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत हम ये मान के बैठे हुए हैं कि हम लोग जहाँ तक जानते हैं टेक्नोलॉजी, साइंस, मॉरलिटी, उन सब में यहीं तक काफ़ी है, पर यहीं तक काफ़ी नहीं है। हम लोग जैसे कई बार ये करते हैं, कई एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम लोग को अंदाज ये है कि कई एक्सपेरिमेंट्स ऐसे करके, जैसे जिनको स्पेस में भी छोड़ दिया गया है, वहाँ पर हम उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, एंड वी आर होपिंग कि अपने आप में मशीन के उस ऑपरेशन से वी कीप ऑन गेटिंग रिजल्ट्स, और उसमें से हम लोग पता लगाएंगे कि क्या होगा। सो इन ऑल ऑफ दैट, व्हाट आई एम ओनली सेइंग इज दैट philosophically it's this is an open area where you have to firstly understand कि one, you can foreclose the whole discussion by saying कि ये ethics का discussion ही नहीं है, ये सिर्फ एक मशीनें कैसे ठीक की जाती हैं, उसमें तेल डाला जाएगा कि उसके अंदर वो उसके अंदर चाबी भरी जाएगी, ये वो वाला सवाल है। लेकिन ह्यूमनॉइड्स के साथ भी हम ये सवाल नहीं कर सकते। फिर हम ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोड्यूस करनी है कि नहीं करनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होगी, जो अपने आप पे सेल्फ क्रिएटिव होगी, सेल्फ लर्निंग होगी, सेल्फ प्रोडक्टिव होगी, उसके ऊपर हम किस तरीके के रेगुलेशंस डालें, क्योंकि इसके अंदर कई सवाल थे। सवाल ये था कि अगर हमने ह्यूमन बींग्स में माइंड होता है, जैसे ये जब हम बातें कह रहे हैं ना कि गिल्ट है, सेल्फ प्रोटेक्शन है, ये सारी चीज़ें भी तो हम तभी मान रहे हैं कि ये जो सेकेंड ऑर्डर प्रेडिकेशंस हैं, इनके बारे में भी तो हम ये तभी मान रहे हैं ना कि इनके अंदर, इनके पीछे ये ज़रूरी है कि हम स्वचेतन हैं, सेल्फ कॉन्शियस हैं। और सेल्फ कॉन्शियस, लेकिन अगर कोई ये पूछे कि सेल्फ कॉन्शियस है, आपको कैसे पता, तो उसका जवाब एक बड़ा फिलोसॉफिकल स्कूल केवल यही कह रहा है कि वो कि बिहेवियर में दिखाई देता है। तो ये सवाल उठता है कि क्या वैसा ही बिहेवियर हमको मशीन में नहीं दिखाई दे सकता। Now, either you definitionally foreclose that. अब if you definitionally foreclose that, what is the reason for that? तो वो कहेंगे कि नहीं, वो उस प्रोसेस से नहीं पैदा हुआ है। I don't think it's a bad answer. But either you foreclose it that, but they have not foreclosed it that, and that's how the discussion is proceeding. That's what I'm saying. That certain philosophers are very clear and they foreclose that discussion. क्योंकि ये उस तरह से प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, तो इस वजह से वो सवाल उस पर लगेंगे ही नहीं। हाँ, दैट बिल्कुल, हाँ, वो बंद कर देगा। जब मैं कहूंगा कि वायरस गेट आउट ऑफ माय कंप्यूटर, हाँ, तो गौरव के शब्द में कहेगा मेरा मूड नहीं है, हाँ, 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 दैट इज द रियल एग्जांपल ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। No, both of them, no, that's what I'm saying. Is it an independent child or only a docile child? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वायरस है वो इंडिपेंडेंट चाइल्ड है, और जो एलेक्सा है वो डोसाइल चाइल्ड है। यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केवल डोसाइल चाइल्ड के रूप में आइडेंटिफाई किया जाए। व्हाट यू आर सेइंग इज दैट नहीं, उसको केवल नॉन डोसाइल चाइल्ड से आइडेंटिफाई किया जाएगा। एंड व्हाट आई एम सेइंग इज दैट नो, देयर इज अ प्रॉब्लम। जो डोसाइल चाइल्ड है वो भी है तो चाइल्ड ही। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट आई एग्री, and I'm glad that you're saying that. That's what I'm saying is that the unpredictability is actually what is being responsible for intelligence. And जो docile child है वो तो बल्कि अपनी intelligence केवल आपको सर्व करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है कि एलेक्सा मेरा पंखा बंद कर दो, एलेक्सा मेरा दरवाजा बंद कर दो, एलेक्सा मुझे ये गाना सुना दो, एलेक्सा मुझे ये कर दो, वो तो इट्स अ docile child। पर वो इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट भी है क्योंकि इट इज एबल टू डिसर्न। उसको अनइंटेलिजेंट भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो चूज कर सकता है। वो कहेगा नहीं, आप किशोर कुमार का गाना लगाओ, अब जल्दी लगाओ, अब धीमे करो, अब पंखा बंद ऑफ कर दो बिजली से। तो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिशन, ये सब तो उसमें है, इसलिए उसको भी इंटेलिजेंट तो कहा ही जाएगा। लेकिन क्या केवल डोसिलिटी उसको डिफाइन करती है? तो ये इन लोगों को लगता है कि डोसिलिटी ही नहीं डिफाइन करती है।
अब ये है कि जो नॉन डोसाइल है, अब हम लोग तो डेमोक्रेसी में तो ये चाहते हैं कि नॉन डोसाइल भी केयरिंग, लविंग, एक्सपेंसिव, इंक्लूसिव हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इन लोगों ने ज़्यादातर ये भय बनाया कि वो नहीं ही होगा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो नहीं ही होगा, ये क्या ज़रूरी है? हमारे इंडिपेंडेंट बच्चे बड़े दुष्ट भी हो सकते हैं, हम लोग को मार भी सकते हैं, हम लोग देख भी रहे हैं, सामने कुछ बैठे भी हैं, लेकिन लेकिन वो ऐसे ही होंगे, और वो इसकी तरह अच्छे से नहीं होंगे, सुधीर की तरह से, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं बहुत बुरा इधर देखिए, उधर देखिए। So you can't definitionally do that, and as you rightly said, because if you definitely do that, it seems to be just playing safe. हाँ, नहीं, नॉन डोसाइल को, that's what I'm saying, नॉन डोसाइल को, that's what I'm saying, नॉन डोसाइल को हटाने के लिए ये इन्होंने बनाए रेगुलेशंस, और उसमें उन्होंने 3 पिलर्स को माना कि टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट और गवर्नेंस, तीनों के इशू को, क्योंकि अगर ये तीनों नहीं होंगे आपके पास तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, उन चीज़ों को कंटेन करेंगे। तो but so why I'm sharing this with this young dynamic gathering is that this is an interesting debate, and in this I think it would be a very good thing for us to also think and say something about it, and you can talk through tradition and also, हाँ बोलो बेटा, हाँ आप कुछ कह रहे थे, हाँ। Again, to go back, I'll repeat that. The moment it is called intelligent, then the question of rationality and reasoning is allowed, as well as freedom is allowed. And if both rationality and freedom are allowed in this case of artificial intelligence, then many people would wonder that why then the moral predicates cannot be applied to that. Because some people who, as I said, they say कि sentience और sapience उसमें नहीं है, क्योंकि self consciousness नहीं है और moral sense नहीं है, इस वजह से उसको हम मान ही नहीं सकते moral concern का विषय। लेकिन दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ही अगर आपने उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में, इंटेलिजेंस के रूप में रिकग्नाइज किया, तो आपने रैशनैलिटी और फ्रीडम दोनों ही अलाउ कर दिए, और रैशनैलिटी और फ्रीडम के आते ही आप उसको मॉरल कंसर्न का विषय बना सकते हैं। Sir, please take my question. Yeah, what's that? Sir, it's ethical and it actually follows from the for Francis' question. So my question is actually, it dates back to the day when we were having a short convo in the front of the department, and you asked me about, and I said, well, I was thinking about the Kohlbergian stages of maturity. So actually I was conceiving about something that Kohlberg could have conceived. He has conceived about the 6 levels of maturity. And I was thinking about what could be what possibly could be the 7th level. Right. So I'll just enlist these. The first is about giving. It's about behavior. You want a particular behavior from someone, then what you will do? You will either award him. The first one is to punish him. Then more mature level is to award him. The third level, well, he will start asking, well, how people will look at me if I commit something wrong. Third level. Fourth level, what does the law say? I should follow the law and I should not commit something heinous. That's the 4th stage. 5th stage, well, what was the intention of the lawmaker? That is the 5th stage. 6th stage, will I be able to face myself having committed something heinous, something outrageous? That's the 6th level. And that's where Kohlberg stops. In order to be able to calibrate our AI systems, we have to choose one or the other models, the existing models of ethics, of maturity, of the degrees of maturity. So my question is, what do you think could be the 7th level of maturity if we want a very advanced level of programming as far as the calibration of ethics in an AI is concerned? I would firstly, again, I'm not very familiar with and I have a little problem with putting them as different stages of that. पर अगर ये 4-5 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि हम को अपने नैतिक आचरण के संदर्भ में पहले
पनिशमेंट की के बारे में हम सोचते हैं, फिर रिवॉर्ड के बारे में सोचते हैं, फिर ये सोचते हैं कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। जब राजेश्वर हम लोग को बहुत बार रजनीश के उल्लेख करते हैं इस संदर्भ में, और फिर उसके बाद देन दे टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन अबाउट लॉ क्या कहता है, उसके अलावा फिर हम अपने आप को फेस कैसे करेंगे, कॉन्शियस का जो आइडिया। मेरा ये प्रश्न है आपके साथ ही साथ में कि सैद्धांतिक रूप से ये छहों चीज़ें मशीन इंटेलिजेंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्यों नहीं हो सकती, है ना? और जो आपका दूसरा प्रश्न था जो आप उस समय पूछ रहे थे कि इसकी कोई और भी स्टेज हो सकती होती हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये छहों तो मुझे लगता है कि एक तरह से सेल्फ अवेलेबल हो सकती हैं कि अगर आपने प्रोग्राम एक मशीन के अंदर डाला है कि उसे ऐसे करना है तो हो सकता है। One of the very interesting things is that many people said कि computers can't crack jokes. They can actually. I mean, we Can they? in fact produce jokes in an AI. I have done it. हाँ, तो अब ये मुश्किल है कि लेकिन वो जो AI जोक्स जो होते हैं वो क्या सिर्फ जीपी चैट की तरह से रीऑर्गेनाइज्ड चीजें हैं, या वो अपने मजे से कुछ सोच सकते हैं? एक हैशटैग है रोस्ट मी, और उसमें क्या होता है कि you put in, you just if the AI knows about you something, you just say roast me and he will roast you in the most brutal fashion. हाँ, तो अगर ये सब हो सकता है तो फिर तो बड़ा मुश्किल है कि फिर आप कैसे रोकेंगे। लेकिन मुझे फिर भी ये कहना है कि ये हम लोगों को लगातार कॉन्शियस रहना चाहिए कि वो जो रोस्ट भी कर रहा है वो 10 लोगों के बनाए हुए प्रोग्राम का ही एक रीऑर्गेनाइजेशन है, और वो जिसको हम कहते हैं इंटेंशनैलिटी, वो इंटेंशनैलिटी तो अभी भी नहीं है ना वहां पे। इट इज नॉट द इंटेंशन ऑफ द machine to roast you. You have said roast me, and therefore it's takes all the other programs की कैसे डोनाल्ड ट्रंप को रोस्ट किया था और कैसे दीपिका पादुकोण को रोस्ट किया था और कैसे इसको हाँ, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। सर एक और चीज आती बोलो। है कि वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल में इस पे डिबेट हो रही थी, और उस पैनल को मैंने बड़ा गौर से सुना। उसमें जो एक उसमें दो साइंटिस्ट थे, दोनों एआई साइंटिस्ट थे, फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड से भी थे, इसलिए ये सवाल है। उसमें से एक थे, वो बोल रहे थे कि एआई कभी भी ह्यूमन को कॉपी कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? He said, well, एआई की जो वर्किंग है ना, वो कुछ उस तरह से है जिस तरह से अगर हमने व्हाट्सएप पे मैसेज लिखने के लिए कुछ लिखा, और अगला वर्ड जैसे वो प्रिडिक्ट करता है और तीन ऑप्शंस देता है, उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं इन केस ऑफ एआई, एंड the only difference between the keyboard prediction and the prediction in AI is that it happens more intelligently. Absolutely. No, I would go with that. पर जैसे प्रशांत सर कह रहे थे, I think कि going with that is still playing a little safe, क्योंकि हमको अभी नहीं, and maybe 5 years later we'll have to say something else. लेकिन अभी हम अगर सिर्फ ये कह के अपने जान छुड़ा लें कि नहीं क्योंकि उसके अंदर सेंशियंस नहीं है, सेपियंस नहीं है, सेकंड ऑर्डर वो नहीं है, तो वही जो प्रशांत सर बात कर रहे थे वही वाली बात हमने ली थी कि अगर कुछ लोगों ने कहा कि क्योंकि उसके अंदर जस्टिस, इक्वालिटी, मॉडर्निटी, अदरनेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता इसलिए उसको मॉरल नहीं कहा जा सकता। पर ये वाली बात तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की रिक्वायरमेंट है मॉरलिटी की, कि जिस व्यक्ति के अंतर्गत अदरनेस, मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी, जस्टिस का आइडिया नहीं है वो मॉरली नहीं होगा। ये कि भाई हम अपने 2 साल के बच्चे को कहते हैं कि ये चीज़ मत करो, वो चीज़ करो, और उसके ऊपर केवल एटिकेट का नहीं, मॉरलिटी का भी वो कहते हैं नहीं झूठ नहीं बोल सकते। अब उसको मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, अदरनेस वगैरह ये सब कहाँ पता होती है? हाँ, supposing someone were to say, because justice can have multiple faces. That is why the most interesting thing is that in Marx as well as in Ambedkar, they hardly talk about justice. They are talking about only a certain kind of an arrangement which they want. क्योंकि अब जस्टिस का जो मॉडल आपका प्लेटो में है वो मॉडल तो बिल्कुल ही इस समय किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। बोलो मनोहर। First of all, thank you so much for a very good and thought-provoking lecture. I would like to ask a very basic and simple question. That can humanoids get angry as per the situations, and as per the situations is very crucial here.
can humanoids get angry as per the situations? And more precisely, can human put all the situations or context while programming? Oh, wonderful. I would request all of you, हम लोगों ने एक बार पहले भी करी थी, अनुकूल. It's exactly the same story. वो एक बड़ी खूबसूरत फिल्म है, सब लोगों को आज जाके अभी देख लेना. It's hardly 30 minutes, ना? Less than that. वो फिल्म है, it's a film made by Satyajit Ray. And it's a story that there's actually, और बहुत ही खूबसूरत वो चीज़ है कि वो कलकत्ता के अंतर्गत आप लेबर को रिट्रेंच कर दिया गया है और उसकी जगह रोबोज आ गए हैं. तो एक आदमी है, वो अपने घर में, वो बहुत बड़ा साहित्यकार है और बहुत अच्छा किताबें पढ़ता है, भगवत गीता और ये सब उसके घर में रखी हुई है. और उसने अपने घर में एक को रखा रोबो को. एक कंपनी थी, उन्होंने कहा रोबो को आप इसको ले जाइए, आपका सारा काम कर देगा. तो रोबो को ले जाते हैं अपने घर में और अपने घर में रखते हैं. और वो फिर पढ़ता है गीता. उसने कहा व्हाट डज दिस ब्लू मैन से. उन्होंने कहा ही इज नॉट अ ब्लू मैन, ही इज गॉड. सो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, क्या ना कर दिया. ऑल इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. पर उसमें जो मनोहर आपकी बात से जो मुझे याद आया सर, बाकी उसके अंदर इट्स अ वेरी नाइस थिंग. आई थिंक वी शुड हैव इट अगेन हियर. इस ग्रुप के साथ नहीं करा था ना. उसमें क्या है, उसमें वो ये कहते, जब वो बेच रही होती है लेडी अपने रोबो को, तो वो कहती है कि इसको आप गुस्सा मत दिलाइएगा, क्योंकि गुस्सा दिलाएगा तो ये नाराज, तो वो शॉक दे देगा. तो उसमें ये होता है कि जो एक और आदमी होता है जिसकी भी कंपनी से उसको निकाल दिया गया होता है, क्योंकि उसकी जगह अब नए रोबोट सारा काम करने आते हैं, तो वो आता है घर में, उसको बहुत सारा कुछ गाली वाली देता है रोबोट वगैरह को, तो इसको गुस्सा आ जाता है, इसको झटका दे देता है पहली बार. तो फिर ये लोग उसको रिटेन करके आने लगते. नेक्स्ट टाइम व्हेन द मैन जो जिसके यहाँ वो काम कर रहा होता है, उसके पास एक प्रॉपर्टी का सवाल आया होता है कि उसकी प्रॉपर्टी मिलने वाली होती है इनहेरिटेंस से. और इनहेरिटेंस से उसके या उसकी आधी उसके पास जाने वाली थी होती है और आधी दूसरे आदमी के पास जाने वाली होती है जो जना उस कंपनी में था. उस समय जब वो उसको नाराज करता है, तो दिस मैन does not stop him and allows him to give him a shock which leads to his demise. और उस समय वो आयरॉनिकल तरीके से गीता के उस श्लोकों का इस्तेमाल करता है कि आपने जो कहा था वो मैंने मान लिया. क्योंकि उन्होंने कहा कि ये वाली चीज़ क्यों करनी चाहिए, ये वाली चीज़ क्यों करनी चाहिए, ये वाली चीज़. उन्होंने कहा फाइनली आपकी वो चीज़ किस लिए सही है, तो उसने कहा इसलिए क्योंकि आपके हृदय की आवाज़ है. तो एंड में जब वो पिक दिखाते हैं, फिल्म का लास्ट सीन है, उसने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया. It's a brilliant thing, and that is what you have to see, that when you look at Satyajit Ray, why is he brilliant and why will the whole world continue to talk about him, agree or disagree, is because he takes a very complex and a perceptive view of things ethically. तो अनुकूल देखनी चाहिए. बीच में किसी टाइम आप लोग ऑर्गेनाइज करिए, वी विल डू दैट. हम लोगों ने बहुत ही अच्छा उसके ऊपर डिस्कशन किया था. थैंक यू.